हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सेल साइकिल के बारे में एंड साथ ही साथ जो मियोसिस की प्रोसेस है उसे हम समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लोइडी देखने को मिलती है। ठीक है, अब प्लोइडी क्या है एक एक करके समझते हैं चीज़ों को। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमें मोनोप्लोइड भी देखने को मिलते हैं। मोनोप्लोइड मोनोप्लोइड कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। ठीक है, तो वन सेट ऑफ क्रोमोजोम। ओके, क्रोमोजोम यानी कि वन सेट ऑफ क्रोमोजोम का मतलब एक क्रोमोजोम की एक ही कॉपी जो है यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, डिप्लॉयड डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, जिनके पास टू सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट हो, टू सेट ऑफ क्रोमोजोम। ऐसे ही पोलीप्लॉयड, पोलीप्लॉइड का क्या मतलब हो गया, जिसके अंदर मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोजोम हो। ओके, तो हमने ये समझ लिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके पास तीन क्रोमोजोम है, 1 2 3। ठीक है, एक क्रोमोजोम की एक ही कॉपी है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, मोनोप्लॉइड। इसलिए हमने इसे कहा मोनोप्लॉइड क्योंकि इसके पास सिर्फ क्रोमोजोम्स का एक ही सेट प्रेजेंट है। ऐसे ही एक अनदर सेल है, इस अनदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ पर फर्स्ट क्रोमोजोम की दो कॉपी है, सेकंड क्रोमोजोम की दो कॉपी है, थर्ड क्रोमोजोम की दो कॉपी है। तो यहाँ पर हमने इसे क्या कहा, डिप्लॉयड। इसे हमने डिप्लॉयड कहा क्योंकि इसके पास दो सेट ऑफ जो है क्रोमोजोम प्रेजेंट है। ऐसे ही एक अनदर क्रोमोजोम है जिसके अंदर न्यूक्लियस जब हमने देखा, यहाँ पर पहले क्रोमोजोम की तीन कॉपी, सेकंड क्रोमोजोम की तीन कॉपी और थर्ड क्रोमोजोम की तीन कॉपी। तो इसे हमने कह दिया पोलीप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड भी कह सकते हैं, पोलीप्लॉइड भी कह सकते हैं। पोलीप्लॉइड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोजोम है वो दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा सेट जो क्रोमोजोम के वो प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड और पोलीप्लॉइड क्या होते हैं अब हमें समझ आ गया है। ओके, अब आगे बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स से जो है चीज़ों को समझते हैं। सो ह्यूमंस के अंदर अब देखते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो है हमें दो टाइप के क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं, हमें अच्छे से पता है। एक होते हैं ऑटोजोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम्स। ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम्स कौन कौन से होते हैं, जो कि मेल में मिले और फीमेल में मिले। मेल के अंदर कौन से सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, एक्स एंड वाई। ओके, फीमेल के अंदर कौन से होते हैं, एक्स एंड एक्स। ठीक है, यहाँ पर अब ऑटोजोम्स की बात कर ले। ऑटोजोम्स कौन से होते हैं, जो 1 से लेकर और 22 तक। और ह्यूमंस जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट की जो है दो क्रोमोजोम्स, सेकंड की दो कॉपी, थर्ड की दो कॉपी, ऐसे करते करते 22 क्रोमोजोम तक जो है हमें यहाँ पर दो कॉपीज देखने को मिलती हैं। अब होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें क्रोमोजोम 1 की दोनों कॉपीज की, ये क्रोमोजोम 1 है, इसकी एक कॉपी ये है, एक कॉपी ये है। दोनों कॉपी देखिए बिल्कुल आइडेंटिकल है। यहाँ पर जो है अलील्स प्रेजेंट है, ये आर, ये स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे ही ये पी, ये स्मॉल पी। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि ये दोनों क्रोमोजोम्स कैसे हैं, होमोलोगस है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स। अब बात करते हैं नॉन होमोलोगस क्या होते हैं। चलिए समझिए, यहाँ पर एक क्रोमोजोम ये प्रेजेंट है, एक क्रोमोजोम कुछ ऐसा प्रेजेंट है। ये है क्रोमोजोम 1 और ये है क्रोमोजोम 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसके ऊपर यहाँ पर R प्रेजेंट है, यहाँ पर L प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये क्रोमोजोम 2 है, ये क्रोमोजोम 1 है, ये क्रोमोजोम 1 की ही दोनों कॉपी थी, इसलिए इसे कहा होमोलोगस क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम 1 अलग है, क्रोमोजोम 2 अलग है, और लेकिन ये साथ में प्रेजेंट है, तो इन्हें हमने क्या कह दिया, नॉन होमोलोगस। इन्हें हमने कह दिया नॉन होमोलोगस। ठीक है, अब एक और क्रोमोजोम होता है जिसका नाम होता है होम्योलोगस। होम्योलोगस क्रोमोजोम कौन सा होता है ह्यूमंस में, तो जैसे कि ये एक्स क्रोमोजोम है, ये है एक्स। ठीक है, और इसके साथ में यहां पर प्रेजेंट है वाई, ये वाई क्रोमोजोम हो गया। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट होता है, जो टेल का पार्ट होता है, ये पार्ट,
ये तो जो है इन क्रोमोसोम्स के अंदर सिमिलर होता है, ठीक है, मतलब कुछ पार्ट सिमिलर है, कुछ पार्ट डिसिमिलर है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को कहा गया होमियोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम्स को कहा गया होमियोलोगस क्रोमोसोम। तो अब हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो अभी हमारे म्यूसिस की प्रोसेस में हमें बहुत बार सामने आएगी कि होमोलोगस क्रोमोसोम ने ये कर दिया, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ने ये कर दिया। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम की जब बात हो रही है तो वो सेम क्रोमोसोम की दो कॉपीज की बात हो रही है। जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात हो रही है तो दो ऐसे क्रोमोसोम्स की बात हो रही है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर होमियोलोगस की बात हो रही है तो ऐसे क्रोमोसोम्स की बात हो रही है जिनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है और ज़्यादातर डिसिमिलैरिटी है, लेकिन कुछ जो है सिमिलैरिटी है। ओके, अब आगे समझते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं माइटोसिस की। वैसे माइटोसिस की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड करी जा चुकी है, चैनल के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन माइटोसिस के कुछ पॉइंट जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि हमें म्योसिस जो है वो अच्छे समझ में आए। तो माइटोसिस जो है ये सभी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमें सबके अंदर देखने को मिलती है। तो अकर्स इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब यहाँ पर सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स जो है वो मोनोप्लॉइड भी हो सकते हैं, वो डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, वो पोलीप्लॉइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मोनोप्लॉइड सेल होते हैं हम उन्हें एक्स लिख देंगे, यानी कि एक्स का मतलब क्या है कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके पास है। अगर डिप्लॉइड है तो 2x, ऐसे ही पोलीप्लॉइड है तो 3x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये x का डिनोट कर रहा है कि कितने सेट प्रेजेंट है। 2x का मतलब दो सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के, और दो सेट कैसे प्रेजेंट होते हैं वो हम समझ चुके हैं। अब माइटोसिस के प्रोसेस में हमने क्या देखा था, यहाँ पर जैसे कि एक सेल है, इस सेल के पास मान लीजिए ये डिप्लॉइड सेल है, इसके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो जब माइटोसिस हो गई, माइटोसिस के प्रोसेस होने के बाद जो डॉटर सेल्स आई, एक डॉटर सेल ये आई, एक डॉटर सेल ये आई, तो इसके पास हमने क्या देखा, यहाँ पर भी 2x कंडीशन है और 2c कंडीशन है। यहाँ पर भी 2x कंडीशन है, 2c कंडीशन है। 2c का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो डीएनए है, 2c का मतलब क्या है, यहाँ पर जितने क्रोमोसोम है उतने ही डीएनए जो है मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। एक क्रोमोसोम के पास एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पर 2x क्रोमोसोम है तो 2c क्रोमोसोम्स है, यानी कि जितने क्रोमोसोम्स हैं उनके पास एक एक अपना जो है डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेन बात क्या थी यहाँ पर? मेन बात ये थी कि देयर विल बी नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और डीएनए नंबर, ठीक है। माइटोसिस के अंदर अगर माइटोसिस की सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें लिखनी हो तो देयर विल बी नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और डीएनए नंबर। तो ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि माइटोसिस के अंदर ना तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, ना ही डीएनए का नंबर चेंज होता है। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के पास जितना डीएनए का कंटेंट था, जितना क्रोमोसोम का कंटेंट था, उतना ही दोनों डॉटर सेल्स के पास है, ठीक है। अब बात करते हैं मियोसिस की। अब मियोसिस के कुछ पॉइंट्स को समझते हैं पूरी प्रोसेस को डीपली समझने से पहले। मियोसिस, अब मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस सबसे पहले हमें देखने को कहाँ में मिलती है? तो ये सिर्फ उन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, उन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोट्स के अंदर हमें ये प्रोसेस जो है देखने को मिलती है। अब मियोसिस जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें बेसिकली तीन कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती हैं, अदरवाइज वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है अगर इसके अंदर एक भी जो यहाँ पर से प्रोसेस है वो एब्सेंट है। सबसे पहले सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होगी, सेकंड जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोट है उसके अंदर गैमेट का फ्यूजन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पर। एंड जो लास्ट प्रोसेस है, जो थर्ड पॉइंट है, वो है मियोसिस, के सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोट के अंदर मियोसिस की प्रोसेस भी जो है कंफर्म है, वो होगी ही होगी। ओके, अब इस प्रोसेस को समझते हैं। मियोसिस के अंदर हमें दो जगह जो है डिवीजन देखने को मिलती है, दो बार यहाँ पर मतलब सेल जो है दो बार डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब ओवरव्यू समझ लेते हैं मियोसिस के प्रोसेस का। तो मान लीजिए यहाँ पर ये एक सेल है, इसके पास ये जो है डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। ये जो है हमारा 2x सेल है और इसके पास 2c जो है
ये डीएनए कंटेंट है, ठीक है। अब 2x को हम 2n भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2x 2n एक ही बात है। सो अब यहाँ पर मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 हुई यहाँ पर कंप्लीट। तो अब हमें एक सेल से 2 सेल मिले, एक सेल ये मिला, एक सेल ये मिला। अब इस सेल के अंदर जो हमें 2x था यहाँ पर पेरेंट सेल में, यहाँ पर सिर्फ x देखने को मिला, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है वो उतना ही देखने को मिला जितना यहाँ पर पेरेंट सेल में है। ऐसे ही यहाँ पर अनदर जो डॉटर सेल आई, उसके अंदर भी जो क्रोमोजोम का अमाउंट है, जो सेट ऑफ क्रोमोजोम है वो तो कम हो गया, एक सेट रहेगा सिर्फ क्रोमोजोम का, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है वो सेम है। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अब मियोसिस 2 हुई, मियोसिस 2 हुई। तो जो मियोसिस 2 हुई तो यहाँ पर हमें टोटल इन टोटल जो है यहाँ पर 4 सेल देखने को मिलती हैं। मियोसिस की एंड में जो है हमें 4 सेल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब एक सेट क्रोमोसोम्स का और एक सेट डीएनए का, ऐसे ही एक सेट क्रोमोसोम का, एक सेट ऑफ डीएनए मोलिक्यूल्स, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ डीएनए मोलिक्यूल्स, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ डीएनए मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये होती है कंप्लीट मियोसिस की प्रोसेस। अब क्यों इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में से किस पार्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसे समझना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो ये डीएनए का कंटेंट चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम का कंटेंट चेंज हो रहा है, इसे एक बार पूरी प्रोसेस को डिटेल में समझने से पहले इसे समझ लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से जल्दी से समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जी नॉट स्टेज की। जी नॉट स्टेज की, जी नॉट स्टेज होती है रेस्टिंग स्टेट होती है, जिसके अंदर सेल जो है प्रोलिफरेशन नहीं करता, सेल डिवीजन नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात कर लें, लेकिन ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम सिर्फ एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने देखा कि 2x कंडीशन है, 2x कंडीशन या फिर 2n भी कह सकते हैं, 2x 2n कंडीशन है, यानी कि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसके पास क्रोमोसोम्स के 2 सेट प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर 2c कंडीशन है, ठीक है, यानी कि 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट है, ओके। अब समझेंगे इसको। यहाँ पर मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 हो गया, क्रोमोसोम 2, ऐसे ही क्रोमोसोम 3, ये क्रोमोसोम 1 का एक सेट, क्रोमोसोम 2 का एक सेट, क्रोमोसोम 3 का एक सेट, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, जब भी मैं यहाँ पर अगर डिप्लॉयड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम का मतलब यहाँ पर एक वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस सेल ने एंटर करा जीवन में, जीवन के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर 2n है और 2c है, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 2 सेट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। आगे इस सेल ने एंटर करा किसमें, एस फेज में। एस फेज में हमें पता है क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो यहाँ पर होती है डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। अब डीएनए रेप्लिकेशन हुई, डीएनए रेप्लिकेशन हुई तो क्या हुआ, मान लीजिए ये क्रोमोसोम था एक, इसने क्या करा, रेप्लिकेट करा, और ये रेप्लिकेट करने के बाद डीएनए की एक कॉपी बन गई। ऐसे ही सेकंड जो अनदर क्रोमोसोम है उसने भी क्या करा, रेप्लिकेट करा, ये डीएनए की फिर से कॉपी आ गई। अब इसको कंबाइनली हम वन सेट ऑफ क्रोमोसोम करें, ये सिर्फ फर्स्ट क्रोमोसोम था, आप देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्रोमोसोम एक था, इसने जो है यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर इसने रेप्लिकेशन कर लिया तो एक और कॉपी बन गई। ऐसे ही यहाँ पर एक क्रोमोसोम था, इसने भी रेप्लिकेशन कर लिया, इसकी भी एक कॉपी बन गई। ऐसे ही जो 2 है, जो सेकंड था, इसने भी एक एक रेप्लिकेशन कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमें 2n कंडीशन देखने को मिली, लेकिन जो डीएनए का कंटेंट था वो कितना हो गया, 4c हो गया। 2n क्योंकि इसने अभी सेग्रीगेट नहीं करा है तो इसको हम कंबाइनली एक क्रोमोसोम ही जो है कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन डीएनए का कंटेंट तो देखिए डबल हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर 2n से, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2c से 4c कंडीशन जो है यहाँ पर एस फेज में हमें देखने को मिली। पहले 2c क्योंकि स्टार्टिंग में जब एस फेज की स्टार्टिंग हुई तब तो 2c कंडीशन थी, जब एस फेज एंड हुआ तो 4c कंडीशन हो गई। उसके बाद सेल ने एंटर करा किसमें, G2 फेज में। G2 फेज के अंदर भी 2n कंडीशन और 4c, ठीक है। तो 2n कंडीशन भी है, 4c कंडीशन भी है। अब सेल ने एंटर करा प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में एंटर करा, यहाँ पर भी 2n है, 4c है, ठीक है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए है। उसके बाद मेटाफेज 1 में एंटर करा, मेटाफेज 1 में एंटर कर लिया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेल के अंदर क्या हुआ, जो मेटाफेजिक प्लेट होती है ना, उस मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर जो है इन क्रोमोसोम्स की जो है यहाँ पर अलाइनमेंट हो गई। अलाइनमेंट हो गई तो उससे क्या हुआ, ये देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर हमें अलाइनमेंट देखने को मिली क्रोमोसोम्स की, ठीक है।
लेकिन अभी भी यहाँ पर जो कंडीशन है वो कैसी है, 2n/4c, क्योंकि सेग्रीगेशन नहीं हुआ है। अब आती है एनाफेज 1। एनाफेज 1, इस एनाफेज 1 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है अपने अपने पोल की तरफ जो है इन्होंने मूवमेंट करी। ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ जो है यहाँ पर, ये मान लीजिए क्रोमोसोम 1 की एक कॉपी ने मूव करा एनाफेज 1 के इस पोल की तरफ, और क्रोमोसोम 1 की अनदर कॉपी ने मूव करा इस पोल की तरफ। लेकिन फिर भी कंडीशन कैसी है, 2n/4c है, क्योंकि है तो एक ही सेल के अंदर। ठीक है, अलग अलग पोल के ऊपर है, लेकिन है तो एक ही सेल के अंदर। अब आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 के अंदर क्या हुआ, यहां पर दो अलग डॉटर सेल्स की जो है अब डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई, या फिर डॉटर न्यूक्लियाई कह सकते हैं। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई एक सेल के अंदर, दो न्यूक्लियस बन गए। तो अब इस न्यूक्लियस की अगर बात करें तो यहां पर कैसी कंडीशन है, n/2c। इसकी बात करें तो n/2c। ठीक है, क्योंकि इसके पास अगर फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करें तो एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसके पास भी एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इसलिए सिर्फ n लिखेंगे। एक ही क्रोमोसोम नहीं है यहाँ पर, इसके पास भी सेकंड क्रोमोसोम भी है, थर्ड क्रोमोसोम भी है, इसके पास भी सेकंड क्रोमोसोम भी है, थर्ड क्रोमोसोम भी है, लेकिन एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। एक सेट इसके पास चला गया, एक सेट इसके पास चला गया, लेकिन ये रेप्लिकेशन हो रखी है, तो डीएनए का कंटेंट जो है वो 2c ही है। ठीक है, अब आएगा मजा असली। अब यहां पर क्या होगा, ये एंटर करेगा किसके अंदर, जो मियोसिस 2 है उसके अंदर। मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा, अभी पहले एक बार इसका डिवीजन करवा लेते हैं अच्छे से। यहां पर ये अनदर सेल की अब फॉर्मेशन हो गई, अनदर सेल की फॉर्मेशन हो गई। यहां पर हमारा जो क्रोमोसोम फर्स्ट था वो प्रेजेंट है, यहां पर भी क्रोमोसोम फर्स्ट प्रेजेंट है। तो इसके पास भी कैसी कंडीशन है, अब इसके पास भी n/2c कंडीशन है, इसके पास भी n/2c कंडीशन है। ओके, अब आगे समझेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्रोफेज 2 में एंटर करा, प्रोफेज 2 के अंदर एंटर करा। यहां पर भी n/2c कंडीशन एक में और n/2c कंडीशन एक के अंदर। ठीक है, उसके बाद कहाँ मूव करा, मेटाफेज 2 के अंदर। मेटाफेज 2 के अंदर यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर एक सेल के अंदर फिर से वो अलाइनमेंट हो गई, एक सेल के अंदर अनदर अलाइनमेंट हो गई, लेकिन कंडीशन दोनों के अंदर n/2c n/2c। उसके बाद यहां पर इसने किस में एंटर करा, एनाफेज 2 के अंदर। एनाफेज 2 के अंदर, एनाफेज 2 के अंदर अब कंडीशन समझेंगे अच्छे से। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अब सिर्फ एक सेल की अगर हम बात करें, एक सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिला, ये दोनों ही सेल्स के लिए एक सेम कंडीशन है, लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर सिर्फ एक सेल को दिखाया गया है। तो जो यहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई थी और जो ये ऐसे प्रेजेंट था एक क्रोमोसोम, अब इसकी हो जाएगी स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग होने की वजह से क्या होगा कि यहां पर एक तो इस एंड की तरफ चला जाएगा और एक जो है वो इस एंड की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर अब दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो गए, फर्स्ट क्रोमोसोम की 2 कॉपी, सेकंड क्रोमोसोम की 2 कॉपी, थर्ड क्रोमोसोम की 2 कॉपी। तो 2 कॉपी हो गई, तो हम इसे क्या कहेंगे, 2n/2c, क्योंकि डीएनए कंटेंट तो सेल का उतना ही है, लेकिन 2n/2c कंडीशन प्रेजेंट है यहां पर। ठीक है, सेम चीज इस सेल के साथ होगी, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं दोबारा बना देता हूं। तो यहां पर इस सेल के साथ भी ये कंडीशन हो गई, ये देखिए यहां पर, और यहां पर ये जो है पोल की तरफ मूवमेंट होती है ना एनाफेज के अंदर, तो यहां पर भी 2n/2c, इस सेल के पास भी यही कंडीशन होगी एनाफेज 2 के अंदर। अब आ गया हमारा जो टीलोफेज था, टीलोफेज 2 आ गया, मियोसिस जो है वो बिल्कुल एंडिंग पर आ गई। यहां पर इस तरीके की जिस जो पोल की तरफ मूवमेंट होती है क्रोमोसोम्स की, अब एक सेल की फॉर्मेशन हो गई, तो इसके पास अपना क्रोमोसोम, इसके पास अपने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसकी अगर सिर्फ इसकी बात करें तो इसके पास कैसी कंडीशन होगी, n/c। इसके पास बात करें तो इसकी कंडीशन कैसे होगी, n/c। ये जो है डॉटर न्यूक्लियाई की बात हुई है अभी, तो डॉटर न्यूक्लियाई है तो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन भी होगी इनसे, तो इनसे जो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर कितने सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये तो देखिए एक ही सेल की बात हुई ना, यहाँ पर अभी तो ये मान लीजिए ये सेल कंटिन्यू हो गया, इस सेल के पास जो कंटिन्यू होगा उसके पास भी तो यही कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होंगे, दोनों न्यूक्लियस के पास ये कंडीशन होगी, तो इसके पास भी n/c, इसके पास भी n/c। ये न्यूक्लियस की बात हुई थी, तो सेल बना के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर 4 सेल बन गए, चारों सेल के अंदर n/c कंडीशन, n/c n/c n/c। तो अब इन सेल्स को क्या कहें, ये सेल होंगे हैप्लॉइड सेल्स।
कैसे सेल हो गए ये? हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो इन्हें हैप्लॉइड सेल्स क्यों कहा? क्योंकि इनके पास सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एंड वन कॉपी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए इन्हें हैप्लॉइड सेल्स कहा गया। अगर यहाँ पर टू सेट होते तो डिप्लॉइड कह देते, अगर यहाँ पर तीन सेट होते, तीन से ज्यादा होते तो पॉलीप्लॉइड सेल्स कह देते। ठीक है, तो ये चीज जो है मियोसिस की प्रोसेस में, ये चीज आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये पूरी प्रोसेस आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कहां पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो सेट प्रेजेंट है, कहां पर क्रोमोसोम्स के जो है यहाँ पर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो चार डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, कहां पर जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब एक बार जल्दी से जो सारी स्टेजेस है मियोसिस 2 की, सॉरी जो मियोसिस की प्रोसेस है उसकी, उनकी बात कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आ सके आपको। मेन चीज़ हमने समझ ली है जिनके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इन डिफरेंट स्टेजेस की जो है बात कर लेते हैं। ओके, तो मियोसिस क्या है? मियोसिस सबसे पहले बात कर लेते, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि मियोसिस एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि क्या करती है, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देती है, रिड्यूस कर देती है। और उससे क्या करती है, रिड्यूस कैसे करती है? बाय क्रिएटिंग 4 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन करके जो है यहाँ पर मियोसिस से एक सेल से 4 सेल की फॉर्मेशन होती है, और उससे क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम का जो सेट है वो हाफ हो जाता है। अब आप खुद समझिए, अगर यहाँ पर ह्यूमंस की बात कर रहे होते हैं हम, स्टार्टिंग में जब प्रोसेस स्टार्ट हुई थी डिप्लॉयड, ह्यूमन का जो है सेल डिप्लॉयड होता है, तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम कह देते हैं 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। जब ये डिप्लॉयड से हम मियोसिस करवा के हैप्लॉयड करेंगे तो हैप्लॉयड सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? 23 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाएगा उन सेल्स में जिन सेल्स की फॉर्मेशन जो है मियोसिस की प्रोसेस से होगी। ओके, अब आपको एक क्लैरिटी रहनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद मियोसिस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, ये हमने अच्छे से देख लिया है। ठीक है, मियोसिस के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो दो राउंड ऑफ सेल डिवीजन जो है उसे फॉलो किया जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसके होने के बाद, एस फेज आने के बाद जो है 2 बार यहाँ पर डिवीजन हमें देखने को मिली है, और हमने देखा भी है कि वो किस तरीके से होती है। ओके, जो सेल डिवीजन है वो यहाँ पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है उसका सेल डिवीजन जो है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है मियोसिस में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब बात करते हैं इंटरफेज की। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डबल हो जाता है, सेंट्रियोल जो होते हैं उनकी रेप्लिकेशन हो जाती है। ये वही पॉइंट्स चलेंगे जो हमने माइटोसिस की वीडियो में ऑलरेडी देख लिए हैं, तो यहाँ पर अब हम ज़्यादा जो है इनको डीपली नहीं समझेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर समझेंगे कि हो क्या रहा है प्रोसेस में। ओके, तो यहाँ पर इंटरफेज में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाता है क्योंकि रेप्लिकेशन आता है। जी फेज होता है, उसके अंदर क्या होता है, सेल जो है वो सारे नेसेसरी प्रोटीन्स जो है उनकी सिंथेसिस करवाता है जो कि ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एस फेज में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है। G2 फेज में क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो सेल है वो मियोसिस के लिए जो है प्रिपेयर करता है। जी फेज में क्या करता है कि वो एस फेज के लिए प्रिपेयर करता है सेल को। G2 फेज में क्या करता है कि वो एम फेज के लिए, मियोसिस के लिए जो है प्रिपेयर करता है सेल को। ओके, अब आगे समझे। मियोसिस 1 जो है वो क्या होती है, हमारी रिडक्शनल डिवीजन होती है। देखिए इंटरफेज के अंदर नॉर्मल जैसे हमें सेल्स देखने को मिलते हैं वैसे सेल है, न्यूक्लियर एनवेलोप भी प्रेजेंट है, क्रोमेटिन भी प्रेजेंट है, सेंट्रियोल के जो पेयर्स प्रेजेंट है क्योंकि इनका रेप्लिकेशन हुआ है। ओके, अब आगे अर्ली प्रोफेज 1 की बात करते हैं। अर्ली प्रोफेज 1 में हमें क्या क्या किस तरीके की जो है कंडीशन देखने को मिलती है। तो मियोसिस 1 जो है यहाँ पर क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उनका सेग्रेशन देखने को मिलता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनका सेग्रीगेशन जो है वो हमें मियोसिस 1 में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हैप्लॉइड सेल्स का जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक है, हैप्लॉइड सेल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इनके पास 2C कंडीशन होती है, डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होती है यहाँ पर जो प्लॉइडी है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाती है, क्योंकि जो सेट है क्रोमोसोम का वो सिर्फ 1 प्रेजेंट होता है। जो मियोसिस 1 है उसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अगर रिडक्शन डिवीजन, वैसे हम कॉमनली कह देते हैं कि मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन, लेकिन मियोसिस के अंदर भी अगर पूछे कि मियोसिस के अंदर भी मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है, मियोसिस 2 रिडक्शन डिवीजन है, तो मियोसिस 1 जो है वो होती है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन थोड़ा सा हम समझ चुके हैं कि इसे रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा हम अभी आगे समझ लेंगे। तो यहाँ पर मियोसिस 1 में क्या होता है,
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अब यहाँ पर जो है फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी फ्रेगमेंटेशन जो है यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब प्रोफेज 1 की बात करते हैं, और प्रोफेज 1 में भी जो अर्ली प्रोफेज है उसकी बात करेंगे। ये सबसे पहली बात तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है म्योसिस का। ठीक है, ये जो फेज होता है प्रोफेज 1 जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है म्योसिस 1 का। ओके, यहाँ पर क्या होता है, हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो है पेयरिंग देखने को मिलती है प्रोफेज 1 के अंदर। अर्ली प्रोफेज 1 के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि एस फेज के बाद क्या होता है, एस फेज के अंदर वो जो है कॉपी बन जाती है डीएनए की, तो यहाँ पर हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो है पेयरिंग देखने को मिलती है। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाईवैलेंट्स और टेट्राड्स। ठीक है, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं उन्हें हमने कहा बाईवैलेंट और टेट्राड। ओके, उसके बाद जो बाईवैलेंट और टेट्राड है इनके पास जो है 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आगे ना देखिए वही बात, यहां पर ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट कहते हैं, बाईवैलेंट या फिर टेट्राड कहते हैं। और यहां पर देखिए 4 जो है क्रोमेटिड्स हमें देखने को मिलती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स जो है हमें देखने को मिलती हैं। ओके, अब उसके बाद लेप्टोटीन की बात करते हैं। लेप्टोटीन जो कि नेक्स्ट स्टेज है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज 1 की। ठीक है, लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन की बात करते हैं। लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो कंडेंसेशन है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स की वो स्टार्ट हो जाती है। मैंने बताया था कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम की फॉर्मेशन तब होती है जब कंडेंसेशन हो, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन की फॉर्मेशन तब होती है जब डीकंडेंसेशन हो। तो यहाँ पर लेप्टोटीन के अंदर जो है कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स की। ठीक है, और हर एक जो होमोलोगस पेयर है वो अरेंज होना स्टार्ट कर देता है लेंथ वाइज मैनर में एक दूसरे के इर्द गिर्द। यहाँ पर देखिए आप फिगर में देखिए, फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पर डुप्लीकेटेड स्टार्ट टू कंडेंस, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, और ये जो है लीनियरली जो है एक दूसरे के साथ जो है अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उसकी हमें पेयरिंग देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। इसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस जो है उससे किसकी फॉर्मेशन होती है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की। और जो होमोलोगस पेयर है उसे हम कह देते हैं बाईवैलेंट। ठीक है, यहां पर साइनेप्सिस देखने को मिलती है, साइनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स है इसकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। और ये जब दोनों देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए ये दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो इसे कहा गया बाईवैलेंट फॉर्मिंग। बाईवैलेंट की जो है फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेज है पैकिटीन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है पैकिटीन स्टेज। पैकिटीन स्टेज के बारे में समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर जो है प्रोसेस, हमने काफी बार पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है वो पैकिटीन स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलती है। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कुछ पार्ट्स को जो है एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो किसके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम हमें पता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पर अपने कुछ पार्ट्स को जो है, अपने कुछ जेनेटिक मटेरियल को जो है एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है पैकिटीन के अंदर कि जो साइनेप्सिस है वो कंप्लीट हो जाती है, और जो क्रोमोसोम है वो और ज्यादा कंडेंस हो जाता है और टेट्राड की फॉर्मेशन करता है। इसकी फॉर्मेशन करता है, टेट्राड की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पैकिटीन स्टेज है। तो पैकिटीन स्टेज के अंदर साइनेप्सिस जो है कंप्लीट हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर अभी चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाती है। पैकिटीन स्टेज के अंदर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में होती है। समझ में आ रहा है आपको, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम या फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये चारों जो है यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम ही तो हैं। पहले ये प्रेजेंट था, रेप्लिकेशन हुआ तो इसकी फॉर्मेशन हो गई। ऐसे ही पहले ये प्रेजेंट था, इसकी रेप्लिकेशन हुई तो ये और इसकी फॉर्मेशन हो गई। अब जो एक्सचेंज हो रहा है वो इनके बीच में हो रहा है, राइट, इसके और इसके बीच में यहाँ पर हमें एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इतने आप समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, डिप्लोटिन स्टेज की बात करते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोटिन स्टेज की। तो डिप्लोटिन स्टेज को अच्छे से समझिए, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इस स्टेज के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, काइज़मेटा की जो है फॉर्मेशन जो है हो जाती है। काइज़मेटा की फॉर्मेशन जो है इस स्टेज के अंदर होती है, और यहाँ पर काइज़मेटा रिप्रेजेंट किसको करता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है हो रही है। काइज़मेटा जो देखिए आप यहाँ पर विजिबल है, काइज़मेटा देखिए
ये कास्मेटा विजिबल है यहाँ पर, और कास्मेटा क्या दिखा रहा है, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है वो अब डिसअपियर हो रहा है और कास्मा जो है वो विजिबल हो रहा है, और यहाँ पर ये प्रूफ है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो हुई है यहाँ पर। आगे बात करते हैं डायकिनेसिस की। डायकिनेसिस जो स्टेज है, जल्दी जल्दी समझते हुए चलेंगे आगे, क्योंकि पूरी प्रोसेस का जो सार था वो हम पहले ही समझ चुके हैं, सिर्फ हमें अब जो स्टेजेस हैं उन्हें समझना है। ओके, तो डायकिनेसिस क्या है, ये फाइनल स्टेज होती है प्रोफेज 1 की, लास्ट स्टेज होती है प्रोफेज 1 की। इस फेज के अंदर क्या होता है कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं उनकी हमें शॉर्टनिंग और थिकनिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, पेयर्ड क्रोमोसोम्स की, जो क्रोमोसोम्स ने आपस में पेयर कर रखा है उनकी शॉर्टनिंग और थिकनिंग देखने को मिलती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इस स्टेज के अंदर डिसअपियर हो जाती है। क्रोमोसोम जो है वो फर्दर और भी ज़्यादा कंडेंस करते हैं, ठीक है। और इस कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है कि जो 4 क्रोमेटिड्स हैं सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की, वो डिसअपियर हो जाती हैं, और यहाँ पर अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनकी मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी डायकिनेसिस के अंदर। आगे मूव करते हैं लेट प्रोफेज के अंदर, कि लेट प्रोफेज जो स्टेज है उसके अंदर क्या होगा। नेक्स्ट हमारी फिगर आपके पास गिवन है मेटाफेज 1 की, लेकिन लेट प्रोफेज की भी जो पॉइंट्स हैं वो आप समझ लीजिए। लेट प्रोफेज में क्या होगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उनकी फॉर्मेशन रिस्टोर हो जाएगी प्रोफेज के अंदर, लेट प्रोफेज के अंदर, ठीक है। जो सेंट्रोसोम है वो एक दूसरे से स्प्लिट हो जाएंगे और 2 सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन करेंगे, और दोनों सेंट्रियोल्स जो है वो मूव करेंगे किसकी तरफ, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। एस्टर रेस की फॉर्मेशन होगी, फ्रॉम सेंट्रियोल गेट स्टार्टेड एंड दस इन लेट प्रोफेज स्पिंडल एपरेटस की जो है फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया सेंट्रोसोम का स्प्लिट होना भी लेट प्रोफेज में होगा, माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन रिस्टोर होना भी जो है लेट प्रोफेज के अंदर होगा। जो सेंट्रियोल्स हैं, दोनों सेंट्रियोल्स हैं, उनकी अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट जो है वो भी लेट प्रोफेज के अंदर होगी, ठीक है। स्पिंडल एपरेटस की जो फॉर्मेशन स्टार्ट होगी वो भी लेट प्रोफेज के अंदर होगी, और जो न्यूक्लियोलस है वो भी यहाँ पर जो है डिसअपियर हो जाएगा लेट प्रोफेज के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपियर हो जाता है लेट प्रोफेज के अंदर। अब बात करते हैं मेटाफेज 1 की। मेटाफेज 1 के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो सिमिलर हैं जो हमने माइटोसिस के अंदर मेटाफेज देखी थी। कैसे, यहाँ पर मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाता है, और स्पिंडल एपरेटस जो है वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो जाता है। यहाँ पर फिगर में देखिए पूरे तरीके से स्पिंडल जो एपरेटस है वो अब उसकी जो है फॉर्मेशन हो चुकी है, एस्टेब्लिश हो चुका है अच्छे से। यहाँ पर अब क्या होता है कि सेंट्रियोल जो है वो 3 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो है फॉर्मेशन कर देता है, जिसमें से होता है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेल के कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक अनदर माइक्रोट्यूब्यूल होता है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल नाम से पता लग रहा है कि काइनेटोकोर के साथ बाइंड करेगा। काइनेटोकोर क्या था, काइनेटोकोर एक मोटर प्रोटीन था जो कि कहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ पर सेंट्रोमियर के ऊपर जो है प्रेजेंट था, सेंट्रोमियर के ऊपर बाइंड करता है। ओके, उसके बाद जो काइनेटोकोर के साथ बाइंड करने के बाद क्या करेगा, इसको अच्छे से अरेंज करेगा। स्पिंडल एपरेटस जो है जो मेटाफिजिक प्लेट है, मेटाफिजिक प्लेट का मतलब क्या, मतलब यहाँ पर जो इक्वेटर है उसके ऊपर जो है सारे क्रोमोसोम्स जब जो है प्रेजेंट हो जाएंगे। उसके बाद एक और माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। ये 3rd टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये क्या करता है, जो मूवमेंट है, क्रोमोसोमल जो मूवमेंट है उसे करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनाफेज 1 की। एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है क्रोमोसोम्स की वो हो जाती है। क्रोमोसोम जो है स्प्लिट कर जाते हैं, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन कहा क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट हो गए, क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो गए। हम देख चुके हैं अभी ऊपर की प्रोसेस में जब हमने अच्छे समझा था कि जो मियोसिस है उसके अंदर क्या हो रहा है। और लेट एनाफेज के अंदर क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने अपने पोल के ऊपर पहुंच जाती हैं। यानी कि देखिए जो सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स ये अपने पोल के पास पहुंच जाएंगी, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपने पोल के पास पहुंच जाएंगी, और यहाँ पर ये दोनों का जो है डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, वो हमें एनाफेज 1 के अंदर देखने को मिलेगा। बात करते हैं अब टीलोफेज 1 की। टीलोफेज 1 के अंदर क्या होता है कि हर सेंट्रियोल जो है वो अब एक सेंट्रोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही सेम चीज हमने माइटोसिस में पढ़ी थी। ऐसे ही जो क्रोमोसोम है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेटिन फाइबर के अंदर। हमने पता है कैसे होगा, क्योंकि डीकंडेंसेशन जो है यहाँ पर वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से असेंबल होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जो क्रोमेटिन फाइबर हर एक पोल के ऊपर प्रेजेंट है उससे क्या होगा, 2 हैप्लॉइड जो है न्यूक्लियाइज की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पर जो है 2 अलग अलग न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। न्यूक्लियस जो है वो फिर से रीअपियर कर जाएगा इस स्टेज के अंदर, टीलोफेज 1 के अंदर। क्लीवेज फ्यूरो की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो जाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म हो जाएगी
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के सराउंड। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए अलग से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर एक अलग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्लीवेज फ्यूरो है, ठीक है, जो एक प्लेट का काम कर रहा है बीच में यहाँ पर दोनों सेल्स को अलग अलग रखने के लिए। उसके बाद आता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के अंदर कुछ नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस वो स्टेज है जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर जो स्टेज प्रेजेंट होती है उसे हमने कहा इंटरकाइनेसिस। ठीक है, उसे हमने कहा इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 2 की बात करते हैं। मियोसिस 2 के अंदर भी कुछ नहीं है, सेम चीजें होंगी। यहाँ पर फिर से कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, फिर से क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होगी, फिर से सेंट्रियोल की फॉर्मेशन होगी। वही हमें यहाँ पर 3 टाइप के जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगी। कौन कौन से थे? एस्ट्रल, काइनेटोकोर एंड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, वो अपना वही काम करेंगे जो अब तक पहले कर रहे थे। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेजिक फ्लेट पर आ जाएंगे। उसके बाद एनाफेज स्टेज आएगी, इनका जो है सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन होने के बाद पोल की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगी सिस्टर क्रोमेटिड्स की। मूवमेंट देखने के बाद यहाँ पर टीलोफेज स्टेज आ जाएगी, जो बीच में फिरो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी अराउंड। एंड लास्ट में हमें मियोसिस के लास्ट में हमें 4 सेल देखने को मिलेंगी। 4 सेल, इसके पास N एंड C, N एंड C, N एंड C और लास्ट में यहाँ पर भी N एंड C। मतलब सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है और एक डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो होती है खत्म। आई होप आपने कंप्लीटली समझ लिया होगा मियोसिस के बारे में। यहाँ पर जो डीएनए का कंटेंट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, जो क्रोमोसोम का सेट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।